गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस माइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बंगाल राज्य। बंगाल राज्य में हमने पहले किए थे बंगाल के नवाब और उनकी उपलब्धियां, जो उनकी विशेषताएं रही हैं। हमने इससे पहले दो युद्ध भी किए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधियां हुई हैं, फिर वो संधियां दो हैं। आज की इस वीडियो में हम दोनों संधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद की संधि। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है। ये बक्सर के युद्ध के बाद, और बक्सर कहाँ है? बिहार में। युद्ध किसके लिए हुआ था? बंगाल के लिए। जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम को अपदस्थ करके मीर जाफर को बनाया गया और सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद में जो संधियां हुई थी 1765 में हुई थी इलाहाबाद में, चूंकि उस टाइम पर एक मुख्यालय अंग्रेजों का इलाहाबाद में भी था। तो शुरू करते हैं इलाहाबाद की संधि। तो ये संधियां कितनी हुई हैं? दो संधि। इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि। जो पहली संधि हुई थी ये 12 अगस्त सन 1757 इसमें 65 में, और जो दूसरी थी 1765 16 अगस्त में। तो पहली संधि की डेट क्या आ जाएगी? 12 अगस्त सन 1765। और जो दूसरी संधि थी 16 अगस्त 1765 सन 1765 पहली संधि। तो पहली संधि ये किस किस के बीच में हुई थी और क्या क्या इसकी शर्तें थी, इनको आज विस्तार से जानेंगे। शुरू करते हैं। देखना, पहले चर्चा करते हैं कि बंगाल का जो नवाब था, है ना, अंतिम नवाब तो आएगा नजीबुद्दौला, तो मुबारिकुद्दौला। और जो बक्सर के युद्ध के बाद जो बना था, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, तब नजमुद्दौला या नजीबुद्दौला एक ही नाम है। तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय 1765 में? नजमुद्दौला या नजीबुद्दौला। और अंतिम नवाब कौन हुआ? मुबारिकुद्दौला। मुबारिकुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब। और बंगाल का जो संस्थापक था, इससे पहले वाली वीडियो में सब एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, बंगाल का जो संस्थापक था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसमें राजस्व बढ़ाया गया था और इजारेदारी प्रथा थी राजस्व की। उससे पहले कुछ किसानों को ऋण भी दिया गया था जिसको तकावी ऋण कहते थे। और जो सरकारी खजाना था, यानी कि बढ़कर जो अमल जमा तुसार या असल जमा तुमार था, वो 1,41,09,194 रुपए था। ये आंकड़ा भी पूछा गया है। तो ये तो हम बंगाल वाले जो नवाब थे वो पहली वीडियोज में कर चुके हैं। अंतिम नवाब कौन हो जाएगा? मुबारिकुद्दौला। और इससे पहले जो इलाहाबाद की संधि के दौरान नवाब था ये नजमुद्दौला या नजीबुद्दौला। तो इलाहाबाद की संधि दो भाग में हुई थी, उस पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे तो देखते हैं एक बार। इलाहाबाद की पहली संधि क्या आ जाएगी डेट? 12 अगस्त सन 1765 में। इस पर तीन व्यक्तियों के सिग्नेचर थे। एक तो अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, और एक था इसमें नजीबुद्दौला बंगाल का नवाब जो अल्फवैक्स था, और तीसरा था इसमें भारत का मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड। तो तीन व्यक्तियों ने किस किस ने हस्ताक्षर किए और क्या क्या उनकी शर्तें थी। तो पहले क्या आ जाएगा? लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। दूसरा नवाब, जो बंगाल का नवाब था, नवाब का नाम नजमुद्दौला। ये अल्फवैक्स था, ये तो एक पपेट बना हुआ था, कठपुतली बना हुआ था। ये जो इससे पहले नवाब थे मीर जाफर का एक अल्फवैक्स पुत्र, क्योंकि इसकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद में अल्फवैक्स पुत्र को नवाब बनाया गया, तो वही नजमुद्दौला है ये। और तीसरा आ जाएगा इसमें मुगल सम्राट या मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। कौन आ जाएंगे? शाह आलम सेकंड। ये इन तीन ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? लगभग इसमें 4 शर्तें थी। तो 4 शर्तें कौन कौन सी, या आप नोट करते रहिए आगे अगर करना चाहें। इसकी शर्तें भी देखते हैं। शर्तें ये तो किसने, ये तो हस्ताक्षर हुए थे इनके, हस्ताक्षर। तो क्वेश्चन आता है इलाहाबाद की संधि किससे संबंधित है? बंगाल से संबंधित। और इलाहाबाद की प्रथम संधि पर किन तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे? लॉर्ड क्लाइव और नवाब नजीबुद्दौला, और एक थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इन तीन ने सिग्नेचर किए थे। और इसमें शर्तें लगभग 4 शर्तें थी। तो एक बार देख लेते हैं चारों शर्तें वन बाय वन। 4 शर्तें क्या थी? पहली शर्त,
एक तो जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने एक फरमान जारी किया, एक घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार अब अंग्रेजों के पास चला जाएगा, कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज अधिकारी या कंपनी, एक ही बात है। दूसरा इसमें यह था कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर वो भी इसको बादशाह को ही सौंपा जाएगा। तीसरी शर्त थी कि बादशाह को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन याफ्ता बनाया गया था। और चौथी इसमें शर्त थी कि दक्षिण में एक क्षेत्र पड़ता है उत्तरी सरकार, ये कृष्णा और कावेरी नदियों के आसपास का क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र भी कंपनी को दिया गया, यानी कि अंग्रेजों को दिया गया। तो चार शर्तें कौन कौन सी हुई? 26 लाख रुपए का बादशाह को पेंशन याफ्ता बनाया गया, बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र भी दिया गया, तीसरा कि इलाहाबाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी गई राजस्व वसूलने का अधिकार एक फरमान के द्वारा, और नंबर 4 था उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। तो पहली शर्त क्या थी? एक तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा इनकी जो दीवानी थी, दीवानी मीन्स राजस्व वसूलने का अधिकार, रेवेन्यू राइट्स आ जाएंगे इसमें। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, दीवानी अंग्रेजों को सौंपी गई। ये किसके पास आ जाएगी? कंपनी के पास, अंग्रेजों को सौंपी। ये तो अंग्रेजों को सौंपी जाएगी। दूसरी शर्त थी 3 और 4। दूसरी शर्त, बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिकी के बदले पेंशन याफ्ता बनाया गया। मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख का पेंशन याफ्ता, 26 लाख वार्षिकी, 26 लाख रुपए दिए जाएंगे, रुपए वार्षिक, एक वर्ष में 26 लाख रुपए। अब ये भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन या पेंशन याफ्ता, पेंशनर, ये पेंशनर बन गए थे। नेक्स्ट इसमें कि जो अवध का एक क्षेत्र होगा कड़ा जो पड़ता है प्रतापगढ़, इलाहाबाद से सटा हुआ है। यहाँ से अगर हम इलाहाबाद जाएंगे तो पहले प्रतापगढ़ यानी कि कड़ा, उसके बाद में इलाहाबाद आएगा, प्रयागराज जिसको वर्तमान में कहा जाता है। तो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र भी शाह आलम को ही सौंपा गया, शाह आलम सेकंड को, और इसे लेकिन 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया गया। तो इनडायरेक्टली ये अंग्रेजों के ही पास आया था। क्या आ जाएगा नाम? कड़ा और इलाहाबाद, इलाहाबाद का क्षेत्र सम्राट को सौंपा गया, शाह आलम को दिया गया, शाह आलम को दिया। ये किससे दिलवाया था? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। अगली संधि शुजा-उद-दौला के साथ में होगी। और नंबर 4 था इसमें उत्तरी सरकार का क्षेत्र, उत्तरी सरकार का एक क्षेत्र था। ये क्षेत्र ये अंग्रेजों के अधीन हुआ था। ये किसके? अंग्रेजों के अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। ये 4 शर्तें थी। ये किसने संधि करवाई थी? क्लाइव ने, क्योंकि क्लाइव एक बार ब्रिटेन में जाकर वो दोबारा फिर आया था। तो इस संधि पर 3 लोगों के हस्ताक्षर, क्लाइव के और एक नजीब-उद-दौला के नवाब के, और दूसरा यह आ जाएगा थर्ड मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के हस्ताक्षर हुए। शर्तें कितनी? तो 4 शर्तें। 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता, कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र बादशाह को दिया जाएगा, उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन होगा, और जो सबसे बड़ी इसमें शर्त थी वो ये थी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार या दीवानी का अधिकार अंग्रेजों के अधीन हुआ, कंपनी के अधीन हुआ। ये सब क्या थी इसकी शर्तें। और ये संधि कब हुई थी? 12 अगस्त सन 1765 में हुई थी। एक इतिहासकार हुए हैं सियारुल मुत्किरीन, जिसने बुक लिखी है, जिसने काल कोठी की घटना होने का वर्णन के विरुद्ध कार्य बताया है कि ऐसी कोई घटना वहां पर नहीं हुई थी कलकत्ता में। खैर, तो उसके लेखक थे मिर्जा गुलाम हुसैन। इतिहासकार मिर्जा गुलाम हुसैन ने इस संधि को ये कहा है, इसके बारे में कहा गया कि इस संधि को लागू होने में इतना भी समय नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदने या बेचने में समय लगता है, क्योंकि वो उसका कोई भाव नहीं होता, कोई भी ले जा सकता है ना। तो तुलना किससे की गई कि गधे को खरीदने में लगता है। इतिहासकार का नाम क्या था?
यह आप नोट कीजिए आकाश जी अगर करना चाहें तो। अच्छा आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि, तो कमेंट किसका था, ये किस पर कमेंट हुआ, कमेंट किसने किया, मिर्जा गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन। क्या कमेंट था ये? इनकी जो किताब थी क्या नाम था, सियार उल मुत्करीन, पुस्तक का नाम सियार उल मुत्करीन, उल मुत्करीन, मुत्करीन, सियार उल मुत्करीन, ये पुस्तक का नाम था। तो इस पुस्तक में लिखा है कि इस संधि को लागू होने में इतना भी समय नहीं लगे जितना एक गधे को खरीदना बेचने में लगता है। इस संधि को लागू होने में इतना भी समय नहीं लगा, जितना एक गधे को खरीदने में लगता है, खरीदने में लगता है। ये इसका एक कमेंट था। किसका कमेंट था? मिर्जा गुलाम हुसैन का। उसने अपनी पुस्तक किसमें लिखा है, सियार उल मुत्करीन। और एक और भी इनका कमेंट कि जो बंगाल में एक घटना हुई थी, कालकोठी घटना, डेट क्या थी उसकी, 20 जून और 21 जून सन 1756 में घटना घटित हुई थी, जिसमें 123 लोगों को, सॉरी 146 लोग थे उसमें, 146 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें 123 मारे गए थे और 23 ही जीवित बचे थे। उन जीवित बचने वालों में एक अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी था। हालवेल की मनगढ़ंत घटना बताया गया, किसने, सियारुल मुत्करीन के जो लेखक थे मिर्जा गुलाम हुसैन, कि उसकी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। इसी पुस्तक में क्या लिखा गया, इलाहाबाद की संधि के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट करते रहिए आकाश जी। ओके, अब आते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, डेट क्या थी इसकी, 16 अगस्त, 16 अगस्त 16 अगस्त सन 1765। इस संधि पर किस किस के हस्ताक्षर हुए थे, देखना, इस पर दो लोगों के हुए थे, एक तो कलाइव के और एक हुए थे अवध के नवाब सुजाउद्दौला के। एक तो लॉर्ड कलाइव, अंग्रेज अधिकारी कलाइव, और दूसरा एक था अवध के नवाब, अवध नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला या सुजाउद्दौला कैसे भी, इनके तो हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर, शर्तें क्या थी, शर्तें लगभग इसमें 4 या 5 आ जाएंगी शर्तें। शर्तों पर एक बार हम चर्चा करते हैं। देखना, जो फर्स्ट में हमने पढ़ा है क्या, कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिया गया, किससे लेकर दिया गया, इलाहाबाद कड़ा का क्षेत्र अवध के नवाब से, और शेष अवध नवाब को सौंपा गया। जैसे इलाहाबाद और कड़ा के अलावा, इलाहाबाद और कड़ा के अलावा शेष अवध, शेष अवध अवध के नवाब को सौंपा गया। शेष अवध अवध नवाब को दिया, ये कहा गया। अब इसका जो नवाब का क्षेत्र होगा वो इलाहाबाद और कड़ा के अलावा हो। आगे देखते हैं दूसरी शर्त। अवध के नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए दिए और एक चुनार का क्षेत्र आएगा, चुनार जो बनारस से जाएंगे बंगाल की तरफ, वहां जाएगा, तो 50 लाख रुपए
50 लाख रुपए और प्लस चुनार का क्षेत्र नवाब ने अंग्रेजों को दिया, नवाब ने अंग्रेजों को दिया या कंपनी को दिया, अंग्रेजों को दिया। ये क्या आ जाएगा? ये दूसरी शर्त थी, है ना। शर्त को हम डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, कि पहले नंबर पर पहली बोलनी है। तो पहली शर्त, दूसरी, नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दूसरी शर्त हुई। थर्ड, उसमें एक क्षेत्र पड़ता है बनारस। जैसे बनारस और गाजीपुर के जो क्षेत्र होगा उसका जो प्रमुख बनाया गया था अंग्रेजों का एक बहुत ही विश्वसनीय पात्र था जिसका नाम बलवंत सिंह था। वो बलवंत सिंह के अधीन हो जाएगा, लेकिन बलवंत सिंह का जो एरिया है ये अवध के अंतर्गत ही आएगा। क्या? बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, ये कौन थे? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को प्रमुख बनाया गया। वो क्षेत्र कौन सा आ जाएगा? एक तो बनारस, बनारस तथा गाजीपुर, बनारस और गाजीपुर के बीच का क्षेत्र, के बीच का जो भी क्षेत्र होगा, बीच क्षेत्र का प्रमुख बनाया गया। बलवंत सिंह को बनारस और गाजीपुर के बीच का क्षेत्र का प्रमुख बनाया गया, का प्रमुख। लेकिन ये क्षेत्र अवध के अंतर्गत ही आएगा। इसको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त, ये किसके द्वारा संरक्षित किया जाएगा? अंग्रेजों के द्वारा। नंबर 4, चौथी एक और शर्त थी। क्या? अवध में व्यापार करने का अधिकार दिया गया अंग्रेजों को। अब अंग्रेज अवध से मुक्त व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजों को अवध में व्यापार करने की अनुमति है, अवध में व्यापार करना, व्यापार की अनुमति, अनुमति। एक हमने अवध वाले राज्य में पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि अवध को स्टेप मदर भी कहा गया है। धायमा, अवध ने मराठों के और अंग्रेजों के बीच में एक स्टेप मदर या मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तो एक क्या शर्त थी इसमें इलाहाबाद की दूसरी संधि में, कि जो अवध यहाँ से व्यापार करेंगे अंग्रेज अपना, लेकिन एक अवध में एक सेना रखी जाएगी, ब्रिटिश सेना, और वो मराठों से सुरक्षा के लिए रखी जाएगी। अंग्रेजों का ये भी कहना था कि हम अवध की सुरक्षा प्रदान करेंगे इससे, लेकिन इसका जो खर्च होगा वो अवध के नवाब को ही देना पड़ेगा। अवध में क्या एक सेना रखी जाएगी, अवध में अंग्रेजी सेना, अवध में ब्रिटिश सेना, अवध में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, रखी गई। क्यों रखी गई थी सेना? क्योंकि इसे एक तो सुरक्षा दी गई थी, सुरक्षा, लेकिन मराठों से स्वयं की सुरक्षा की थी उन्होंने, मराठों से सुरक्षा। इसके लिए इसका जो खर्च देगा, अवध में अंग्रेजी सेना का जो खर्च दिया जाएगा, इसका जो खर्च होगा ये अवध के नवाब को ही देना पड़ेगा। अवध का नवाब, अवध का नवाब खर्च की जिम्मेदारी यही उठाएगा, ये बनाया। तो क्वेश्चन एक ये भी आया है कि अंग्रेजों के फलने फूलने में ढाई माह की भूमिका किसने निभाई थी? वो अवध ने निभाई थी। और दूसरा, मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो मध्यस्थता का कार्य किया था वो भी अंग्रेजों ने ही किया था। एक आता है क्वेश्चन कि अंग्रेजों को सबसे अधिक खतरा किन से था? उसमें ऑप्शन आएंगे जैसे राजपूताना, है ना, या बंगाल के नवाब, या मराठे। तो इसमें मराठा आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में सिख भी आया एक बार, सिख, राजपूताना, मराठा या अवध के नवाबों से। सबसे अधिक खतरा अंग्रेजों को मराठों से था, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और ये जो क्षेत्र आ जाएगा यानी कि अवध का, उत्तर प्रदेश का, इसने क्या फलने फूलने में मदद की है, या स्टेप मदर, या इसको बफर स्टेट भी कह सकते हैं। अवध एक बफर स्टेट के रूप में मराठों और अंग्रेजों के बीच में एक मध्यस्थ भूमिका निभाता था। तो ये इलाहाबाद की 2 संधियां थी, ये किस किस के बीच में हुई? अंग्रेजों के और नवाब के बीच में। और इसका जो सेकंड पार्ट था वो अवध के नवाब के साथ में हुई थी, है ना। तो ये कब हुई? 16 अगस्त को, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, सुजाउद्दौला के बीच। और शर्तें कितनी थी? 5 शर्तें। क्या? इलाहाबाद और कड़ा के अलावा शेष अवध के नवाब को दे दिया गया। दूसरा, अवध का नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए और चुनार का क्षेत्र दिया था व्यापार करने के लिए। तीसरा, अवध में एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जो सुरक्षा प्रदान करेगी और उसका सभी खर्च अवध के नवाब को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें एक शर्त थी कि अवध में
अब पूरे अवध में अंग्रेज कहीं भी व्यापार कर सकते थे जिन पर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। और एक इसमें जो शर्त थी, बलवंत सिंह को गाजीपुर और बनारस के बीच का क्षेत्र दिया गया। बलवंत राय को अंग्रेजों की संरक्षिता प्राप्त थी, लेकिन ये अवध के अंतर्गत ही आएगा। ये शर्तें किसमें थी? सेकंड में शर्तें थी। तो ये सिविल सर्विस में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि पर प्रकाश डालिए, तो हमें 180 या 280 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब ये शर्तें हम अलग अलग लिखें। तो पहली शर्त पर 3 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे, दूसरी शर्त पर 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे। ठीक है, याद रहेगा। वैसे इससे जो हम अगली वीडियो बनाएंगे, एक बंगाल में जो द्वैध शासन था, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड इन बंगाल स्टेट, उसमें क्या था, किसने वो लागू किया था, किसने हटाया गया था, और शर्तें क्या थी, कैसे उसमें जो प्रशासनिक कार्य वो अलग अलग विस्तारित किए गए थे, अलग अलग सौंपे गए थे। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हो जाएगा। ठीक, हाँ नहीं, अंग्रेजों का नहीं, वो ऐसा हुआ था, जो पहली संधि में था इलाहाबाद को कड़ा दिया जाएगा, वो दिया था भारत का जो मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड, और शाह आलम सेकंड को पेंशन याफ्ता बनाया गया 26 लाख रुपए वार्षिकी का। तो इनडायरेक्टली वो किसके पास हुआ? अंग्रेजों के ही पास चला गया। अगर ये कहना कि क्या ये सम्राट के पास था, मुगल बादशाह के, नहीं, उनके पास भी नहीं था, नामचारे के लिए था। और अभी भी जो संधियां हुई थी, बंगाल में नवाब कौन था? नजीमुद्दौला, और नजीमुद्दौला तो अल्फ एक्स था, वो तो एक पपेट था, वो कठपुतली था, सारे अधिकार अंग्रेजों के पास थे, है ना। अंग्रेज नवाब तो नहीं बन सकते ना, वो तो नामचारे के लिए बनाया था, एक नॉमिनल नवाब बना हुआ था, नामचारे का नवाब था सिर्फ, ये थी। तो दोनों संधियां, पहली की शर्तें कितनी थी? उसमें 3, और इसमें हो जाएंगे ये 5 शर्तें। और बताइए इसके अलावा सब क्लियर है? बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।